है वंस अगेन वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी। आज 17 सितंबर की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही 15 और 16 सितंबर की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगी उन सबको बिना किसी को स्किप किए हुए हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चूँकि 15 और 16 को मेरे लेक्चर्स नहीं आए थे, इसलिए 15 और 16 की जितनी भी करंट अफेयर्स होंगे हम इसी वीडियो में 17 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज 15, 16 और 17 सितंबर की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स। सबसे पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर निवासियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी हैं मनोज सिन्हा जी जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, इन्होंने जानकारी दी कि अब जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा यानी कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम है उसकी घोषणा की जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को कवर प्रदान की जाएगी। अच्छा, इसके अंदर कौन कैसी कैसी फैसिलिटी इंक्लूड की गई है, तो ये सबसे पहले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लॉन्च किया गया है। ये मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना ये किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY। इसके तहत जितनी भी फैसिलिटी दी जाती है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जितनी भी फैसिलिटी दी जाती है वो सभी फैसिलिटी मुफ्त स्वास्थ्य इस बीमा योजना में दी जाएगी। अगर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो इसे 2018 में सितंबर महीने में 2018 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया था। 2018 में लॉन्च किया गया था और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया था, जिसके तहत 2022 तक 50 करोड़ लोगों तक ये योजना को पहुंचाया जाना था, उसका उद्देश्य था, जिसके तहत 5 लाख रुपए प्रति परिवार सरकार स्वास्थ्य के लिए देती है। इसे 2018 के सितंबर में लॉन्च किया गया था और अब ये 5 लाख प्रति परिवार जो इंश्योरेंस बीमा की योजना है अब जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए मुफ्त में प्रदान की जाएगी। ओके, तो इतनी सारी बातें रिलेटेड हैं। अगर इसमें कौन कौन सी डिजीज इंक्लूड की गई उनकी बात जाने तो जिस तरह से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जिस तरह से कैंसर और किडनी फेल कैंसर और कोविड-19 अभी हाल ही में इसमें इंक्लूड किया गया है। ऐसी जैसे महत्वपूर्ण बीमारियां इसमें शामिल हैं, इस प्रकार की महत्वपूर्ण बीमारियां। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी मैंने बता ही दिया कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में PMAYG योजना का उद्घाटन किया। ये अभी मध्य प्रदेश में एक गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसको संबोधित किए हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उसको इस गृह प्रवेश कार्यक्रम को मध्य प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। अच्छा, PMAGY क्या है? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक ये उद्देश्य इसका है कि 2022 तक सभी भारतीय कमजोर वर्ग के और गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं, उनको 2022 तक सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराया जाना है इस योजना के तहत। और इस योजना को दो भागों में बांटा गया है, पहला ग्रामीण और दूसरा शहरी। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात हो रही है। अगर इसकी पूर्व नाम देखें तो इसका इंदिरा आवास योजना IAY इंदिरा आवास योजना इसका पहले नाम था। अभी तक जो प्रधानमंत्री ने इसको संबोधित करते हुए बताया कि अभी तक 1.75 लाख लोगों को पक्के मकान उपलब्ध करा दिया जा चुका है
और अभी इसे मध्य प्रदेश में इन्होंने उद्घाटन किया। इसका इस 1 लाख जो 1.75 लाख जो घर हैं उसका उद्घाटन किया मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा, मध्य प्रदेश में ये PMAGY योजना का उद्घाटन ये है गया है। तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज आनंदीबेन पटेल को दिया गया है, मध्य प्रदेश के गवर्नर का। अच्छा, अब मध्य प्रदेश से जितनी भी रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगी अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च किया गया था। रोजगार सेतु योजना लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश में। ये कुशल श्रमिकों के लिए था। अच्छा, जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत महिलाएं जो हैं वो 11 रुपया प्रति मास्क बनाकर बेचेंगी। जीवन शक्ति योजना। टॉप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था। टॉप पेरेंट्स ऐप स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था। और हम वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में कोविड-19 के समय में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान भी चलाया गया था मध्य प्रदेश में। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ये क्यों था? ये इसके अधिकारी जो होंगे वो हर घर के दरवाजे पर जाकर होम क्वारंटीन लोगों की जो निगरानी करेंगे, ताकि कोविड-19 न फैल सके। इसके लिए हर जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। अच्छा, इतनी रिलेटेड करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश से थी, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा आर्बिट्रल रेल कॉरिडोर परियोजना को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, इसके तहत बेसिकली हरियाणा में जो है आर्बिट्रल रेल कॉरिडोर परियोजना को शुरू किया गया। ये कैसी परियोजना है? बेसिकली इसके तहत क्या होगा कि पलवल से होकर सोहना, मानसेन, खरखौदा होते हुए सोनीपत तक, परवल से होकर सोहना, मानसेर और खरखौदा होते हुए सोनीपत तक रेलवे लाइन बिछाई जानी है। और इसकी अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है मंजूरी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। वर्चुअली मोड में आयोजित की गई भारत और अमेरिका की 10वीं DTTI समूह की बैठक। अच्छा, DTTI समूह क्या है? तो ये डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है। इसका जो समूह की बैठक थी, इसको वर्चुअली मोड में आयोजित किया गया, भारत और अमेरिका की 10वीं DTTI समूह की बैठक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो भी देश शामिल होते हैं उन दोनों देशों के बीच रक्षा से संबंधित, रक्षा प्रौद्योगिकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है या व्यापार से संबंधित सह-अध्यक्षता की जाती है। दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से इसको बढ़ावा दिया जाता है। अच्छा, इसकी अगर बात करें इस समूह की बैठक की अध्यक्षता की, तो अमेरिकी राज्य विभाग के सचिव एलेन मॉरिकल, अमेरिका के रक्षा सचिव और भारत के रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव श्री राज कुमार जी ने सह अध्यक्षता की। अमेरिका की तरफ से एलेन मॉरिकल और भारत की तरफ से रक्षा सचिव श्री राज कुमार ने सह अध्यक्षता की इस समूह की बैठक की। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच ये बैठक की गई है। तो भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से युद्ध डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रज प्रहार जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रूप से होता है। युद्धाभ्यास ये एक डिफेंस एक्सरसाइज का ही नाम है जो भारत और अमेरिका के बीच होता है। रेड फ्लैग ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है और ये भारत और अमेरिका के एयरफोर्स के बीच
ये रेड फ्लैग एक्सरसाइज किया जाता है। अच्छा, मालाबार ये बाइलेटरल एक्सरसाइज नहीं है, ये बाइलेटरल एक्सरसाइज नहीं है, दो पक्षीय नहीं है, त्रिपक्षीय है। मालाबार जिसमें भारत, अमेरिका और जापान, मैंने कई बार बताया भारत, अमेरिका और जापान तीनों देश सम्मिलित होते हैं मालाबार डिफेंस एक्सरसाइज में। अच्छा, अमेरिका की बात है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका अभी ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ने वाला देश बन गया है। इसने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा है और WHO की सदस्यता से भी हटने का इसने घोषणा किया है अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति आप जानते ही हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। योशिहिदे सुगा होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री, शिंजो आबे की लेंगे जगह। अच्छा, अभी मैंने करंट अफेयर्स के हाल ही के करंट अफेयर्स में बताया था कि शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे, वो स्वास्थ्य से संबंधी कारणों से अभी उन्होंने इस्तीफा दिया था। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से भी उन्होंने इस्तीफा दिया था शिंजो आबे, और अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में योशिहिदे सुगा को प्रधानमंत्री बनाया गया है। जापान के प्रधानमंत्री ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य योशिहिदे सुगा, और ये जापान के अब प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, जापान की कैपिटल की बात करें तो वो टोक्यो है, और जापान की मुद्रा की बात करें तो येन है, येन। जापान की मुद्रा की बात है येन। अच्छा, भारत और जापान के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट धर्म गार्जियन, ये सारे डिफेंस एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्म गार्जियन और शून्य मैत्री, दूसरा होता है शून्य मैत्री। ये दो डिफेंस एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय रूप से आयोजित की जाती है। अगर त्रिपक्षीय की बात करें तो अभी मैंने बताया मालाबार जो भारत, अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय रूप से आयोजित किया जाता है। अगर नेक्स्ट देखें, अभी करंट क्या है कि प्रधानमंत्री अब बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो भारत जो है वो चीन को मात देकर बना है संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉक ECOSOC निकाय का सदस्य। अच्छा, इसकी अगर फुल फॉर्म जाने तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र का एक समूह है। इसका अगर बात करें इकोसॉक, ये क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी राष्ट्र सदस्य हैं, जितने भी देश सदस्य हैं, उनका एक समूह होता है। ये इकोसॉक ये बेसिकली क्या करता है, यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है उसको प्रभावी बनाने में प्रयासरत रहते हैं। जो भी इसके सदस्य होंगे, जो भी राष्ट्र इसके सदस्य होंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी रूप में बनाने में प्रयासरत रहते हैं। अगर बात करें इसकी सदस्यों की तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसकी सदस्यों की संख्या 18 थी, लेकिन 1965 में इसकी सदस्यों की संख्या, 1965 में इसकी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 27 हुई, और फिर 1971 में इसकी सदस्यों की संख्या 54 हो गई, यानी 54 हो गई। ठीक है, प्रत्येक सदस्यों की जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों के लिए होता है, 3 वर्षों के लिए होता है, और हर एक साल लगभग 18 नए देश इंक्लूड किए जाते हैं। और इस बार भारत को और अफगानिस्तान और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता था, कंपटीशन था, और अब भारत को इस निकाय का सदस्य चुन लिया गया है। इकोसॉक का सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। ठीक है, अगर इकोसॉक की बात करें तो इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष मुनीर अकरम, और इसकी मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क इसकी मुख्यालय है इकोसॉक की, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री रिलेटेड करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को दे दी है मंजूरी। बिहार के दरभंगा जिला में अब बनाया जाएगा एम्स, एक नया एम्स बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा बिहार के दरभंगा जिले में। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है।
और ये करीब 1264 करोड़ की रुपए की लागत से बनाया जाएगा। 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा बिहार के दरभंगा में एम्स। जब बिहार में बनाया जाएगा तो ये है मैप में बिहार। बिहार के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गवर्नर फागू चौहान हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हरिवंश नारायण सिंह दोबारा चुने गए राज्यसभा के उपसभापति। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के जो ये सांसद भी है हरिवंश नारायण सिंह, और इनको दोबारा चुना गया है राज्यसभा के उपसभापति के बारे में, उपसभापति के रूप में। अच्छा, इनको पहली बार 8 अगस्त 2018 में नियुक्त किया गया था राज्यसभा के उपसभापति के रूप में। इनका कार्यकाल अगर बात करें तो 2 अप्रैल के 2020 से में समाप्त हो गया था। अप्रैल 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन पुनः हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा राज्यसभा के उपसभापति के रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है। अच्छा, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में नियुक्त किया गया हरिवंश सिंह नारायण को। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति आपको बता दें कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जो कि अभी एम वेंकैया नायडू हैं। एम वेंकैया नायडू हैं। तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में भी होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बी मुरलीधरन ने किया 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व। विदेश राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर जो हैं बी मुरलीधरन, उन्होंने 27वें आसियान ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन आसियान जो है उसकी 27वें रीजनल प्लेटफॉर्म जो अध्यक्षता हुई, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किया। इसके दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित अगर कोविड-19 के पर भारत के प्रयासों पर साझा किया गया। अगर आसियान की बात करें तो इस 10 कंट्री का ये समूह है, 10 कंट्री इसमें सम्मिलित हैं। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता और जकार्ता कहाँ की राजधानी है? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी है। तो आसियान की जो मुख्यालय होगी वो होगी जकार्ता, इंडोनेशिया में। ओके, इसकी स्थापना की बात करें आसियान की तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। 1967 को इसकी अभी 27वीं आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म की अध्यक्षता जो है, प्रतिनिधित्व की जो है, वो बी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री ने किया है। अच्छा, तो विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन है। तो केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर इनका पूरा नाम है, एस जयशंकर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, ये पेटीएम की सहायक कंपनी है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, और इसके अब नए ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर के रूप में बनाया गया है। अगर पेटीएम की बात करें तो 2022 तक पेटीएम के जो आधिकारिक एम्पायर साझेदार हैं आईपीएल का आधिकारिक अंपायर साझेदार 2022 तक पेटीएम को ही दिया गया है, आधिकारिक अंपायर साझेदार आईपीएल के। अच्छा, अगर बात करें पेटीएम की तो पेटीएम का जो स्थापना इंडिया में 2010 में किया गया था और इसके अध्यक्ष अमित नैयर हैं। अमित नैयर पेटीएम के अध्यक्ष अमित नैयर हैं और इसकी मुख्यालय नोएडा में है, उत्तर प्रदेश। इसकी मुख्यालय नोएडा में है, उत्तर प्रदेश। अभी क्या याद रखना है आपको? पेटीएम फर्स्ट गेम्स जो कि पेटीएम की सहायक कंपनी है जिसमें 50 से अधिक गेम्स हैं सम्मिलित हैं, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर देखने की बात करें तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ कॉरपोरेट एजेंसी पर किया हस्ताक्षर। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसने यस बैंक के साथ, ये एसबीआई की सहायक कंपनी है, यस बैंक के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत अब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक अपने अपने उत्पाद को एक दूसरे के ग्राहकों तक पहुंचाएंगे और उनको अपने सारे उत्पादों को साझा करेंगे, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक। इसके लिए उन दोनों ने हस्ताक्षर किया है, ये बात आप याद रखेंगे। अब यस बैंक की बात है तो यस बैंक के प्रेजेंट टाइम के एमडी और सीईओ की बात करें तो प्रशांत कुमार, और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ की बात करें तो प्रकाश चंद्र कंडपाल ओके। इस एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं, और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक ने अब साझेदारी की है कॉर्पोरेट एजेंसी पर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने टेको केनीसी को नियुक्त किया भारत का कंट्री डायरेक्टर। भारत का जो कंट्री डायरेक्टर है, अब जो भी भारत में एडीबी के संयुक्त जो भी मामले होंगे उसको संचालन के लिए टेको केनीसो को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें भारत और एडीबी की संबंध के तो भारत जो है एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। भारत जो है वो एडीबी का सबसे बड़ा चौथा शेयर धारक है, और 2010 में भारत जो है एडीबी से सबसे ज्यादा उधार लेने वाला देश है। 2010 में सबसे ज्यादा उधार, और एडीबी के भारत के नए कंट्री डायरेक्टर के रूप में अब टेको केनीसो को नियुक्त किया गया है। अब ये क्या करेंगे केनीसी, भारत में सरकार के ओर से भारत सरकार जो होगी, सरकार और अन्य सहयोगी के साथ एडीबी संचालन और जो भी इसके प्रिंसिपल्स होंगे, पॉलिसी होगी, उसका नेतृत्व करेंगे, संवाद नेतृत्व करेंगे टेको केनीसी। इसे एडीबी के कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें एडीबी की तो मैं हमेशा बताता हूं एडीबी की स्थापना 1966 में की गई थी। 1966 में की गई थी। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मनीला है। कहाँ है? मनीला। और मनीला कहाँ है? फिलीपींस। तो एडीबी की मुख्यालय मनीला फिलीपींस है। अच्छा, इसके अध्यक्ष हर बार मैं बताता हूं कौन है, मतासुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। और एडीबी के अब नए जो कंट्री डायरेक्टर के रूप में टेको केनीसो को नियुक्त किया गया है। टेको केनीसो को भारत में कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो अमिताभ बच्चन एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट्स को देंगे अपनी आवाज, अमेजन ने किया करार। अच्छा, अमेजन की सहायक कंपनी जो है एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट, यह अमेजन की सहायक कंपनी है। अगर आप कस्टमर केयर के पास फोन करते होंगे तो उधर से एक लेडीज की आवाज आती होगी जो आपके सारे क्वेश्चंस क्यूरीज जो हैं उसकी जवाब देती है। तो उसी प्रकार के एलेक्सा एक वॉइस असिस्टेंट है जो आपके साथ बातचीत के तरीके से कई चीजों के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है। एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट ये अमेजन की सहायक कंपनी है, और इसकी अब आवाज के रूप में आप अमिताभ बच्चन की आवाज सुनेंगे। इसकी आवाज के रूप में अमिताभ बच्चन की आवाज आप सुनेंगे। ओके, तो इसके लिए अमिताभ बच्चन को चुना है पहली बार अमेजन ने। अगर अमेजन की बात करें तो अमेजन के सीईओ हैं खेफ बेजोस। और खेफ बेजोस की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन है। दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन खेफ बेजोस, जो कि अमेजन के सीईओ और संस्थापक दोनों हैं। अमेजन के संस्थापक यही हैं खेफ बेजोस, और इसके सीईओ भी हैं। और ये दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन में हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे। अगर इसकी बात करें स्थापना की तो अमेजन की स्थापना 1994 में की गई थी। 1994 में की गई थी। और इसकी मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो वानसिंगटन है। ओके, वानसिंगटन डीसी में इसकी मुख्यालय है अमेजन की। अच्छा, अमिताभ बच्चन अब एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को देंगे अपनी आवाज। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ने की कोशिश करें तो BWF ने थॉमस और उबरे कप को 2021 तक के स्थगित कर दिया गया है। अच्छा, वर्ल्ड
बैडमिंटन जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है वो डेनमार्क में पेशेंस रखिएगा, पूरी बात बताता हूं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 तक इस थॉमस और उबरे कप को आयोजित करने का फैसला किया था, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से इसके सदस्य देश हैं जो उनको पीछे हटते हुए देखकर इस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इसको 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। थॉमस और उबेर कप को इस स्थगित कर दिया गया है 2021 तक के लिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। टिकटॉक ने ओरेकल को बनाया अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी सरदार। टिकटॉक जो कि एक चाइनीज कंपनी है, इसको अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी। क्या कि आप अपने अमेरिकी बाजार को, अमेरिकी शेयर को अमेरिका की किसी कंपनी को बेच दें, अदरवाइज इसे अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा। टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा अगर आप इसे अमेरिकी किसी कंपनी को नहीं बेचते हैं तो। और इसी को आगे बढ़ाते हुए टिकटॉक ने ओरेकल के साथ अपनी जो तकनीकी साझेदार है वो अमेरिकी संचालन की तकनीकी साझेदार के रूप में ओरेकल के साथ साझेदारी कर ली है। अच्छा, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने भी बोली लगाई थी, लेकिन चीनी जो ऑनर्स हैं टिकटॉक के, उसने माइक्रोसॉफ्ट को दरकिनार करते हुए ओरेकल के साथ साझेदारी की है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समीर कुमार खर्रे बने एडीबी के कार्यकारी निदेशक। समीर कुमार खर्रे, इनको आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, समीर कुमार खर्रे की। अच्छा, अगर एडीबी की बात करें तो मैं एडीबी की पहले ही बात आ चुका हूं इसी वीडियो में। इसकी मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसकी अगर मुख्यालय की बात करें तो अभी मैंने बताया फिलीपींस मनीला में है। समीर कुमार खर्रे बने हैं इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, समीर कुमार खर्रे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजेश खुल्लर को बनाया गया विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक। पहला तो एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में समीर कुमार खर्रे को नियुक्त किया गया है और राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। ओके, राजेश कुमार खल्लर, ये इनको आप पिक्चर में देख सकते हैं। इन्हें वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अगर राजेश खुल्लर की बात करें तो ये वर्तमान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रिंसिपल असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं और इन्हें अब विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक चुना गया है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। जुलाई 1944 में की गई थी, 1944 में, जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय अगर बात करें तो वाशिंगटन डीसी में है। ओके, इसकी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष की बात करें तो डेविड मलपाल हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपाल हैं और वह विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशक के रूप में अब नियुक्त किया गया है राजेश खुल्लर को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेन फ्रेजर होंगी सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है जेन फ्रेजर को। किसके? सिटी ग्रुप। ये सिटी ग्रुप क्या होता है? तो सिटी ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है, बैंक है, एक अमेरिका के 4 बड़े बैंकों में से एक है ये सिटी ग्रुप। अगर इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय 140 देशों में फैला हुआ है और इसके यूजर्स की बात करें, इसके उपभोक्ताओं की बात करें तो 200 मिलियन, इसके 140 देशों में 200 मिलियन इसके उपभोक्ता हैं। और अगर बात करें तो इसके अगर 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं इस सिटी ग्रुप बैंक में। और इसके प्रेजेंट टाइम की अब पहली महिला सीईओ बनी हैं जेन फ्रेजर। इनको आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं जेन फ्रेजर और इन्हें सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
एडीवी से आ रही है कुछ खबर। एडीवी ने सुगन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर समझौता किया है, समझौता पर हस्ताक्षर किया है। एडीवी एशियन डेवलपमेंट बैंक और सुगन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फूड से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके परिचालन के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कौन? एडीवी ने। ओके, तो आप याद रखेंगे एडीवी ने सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। एडीवी की सारे जो रिलेटेड करंट अफेयर्स अभी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं इसी वीडियो में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुभाष कामत बने एएससीआई के नए अध्यक्ष। एएससीआई ये क्या है? ये है एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष के रूप में सुभाष कामत को नियुक्त किया गया है। ये बेसिकली क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड रूल्स बनाती है। जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनके प्रति जो भी कंप्लेंट्स लोगों के आते हैं, उन कंप्लेंट्स को चेक करता है और इसको सही करने का कोशिश करता है ये एएससीआई, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसके नए अध्यक्ष के रूप में सुभाष कामत को नियुक्त किया गया है। ये हैं सुभाष कामत और इन्हें अब एएससीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्पोर्ट आर्ट्स रिलेटेड कल्चर, कुछ करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। आदित्य पुरी को यूरोमनी 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। आदित्य पुरी ये एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक, और इन्हें अब यूरोमनी 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्या है? तो ये बेसिकली जो है यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, ये सर्वश्रेष्ठ बैंकों या बैंकरों को प्रदान किया जाता है, और इसकी शुरुआत अगर बात करें तो 1992 में की गई थी। और अब भारत के जो बैंक एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी जो हैं, इन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के लिए उनके कौशल को सम्मानित करने के लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आदित्य पुरी को दिया गया है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। गौरी खान ने की अपनी पहली एक बुक लिखी है इन्होंने, माई लाइफ इन डिजाइन, रिलीज करने की घोषणा। गौरी खान द्वारा एक बुक लिखा गया है माई लाइफ इन डिजाइन, और इसको रिलीज किया जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होती है? इसके प्रकाशन के नाम पेंगुइन, इसका प्रकाशित किया जाएगा पेंगुइन प्रकाशन से, इसको प्रकाशित किया जाएगा पेंगुइन प्रकाशन से। इस बुक को माई लाइफ इन डिजाइन, इसको लिखा है गौरी खान ने। इसको रिलीज किया जाएगा 2021 में पेंगुइन प्रकाशन के माध्यम से। नेक्स्ट बढ़ने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर सदाशिव पाटिल का निधन। महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर हैं सदाशिव पाटिल, इनको आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये हैं सदाशिव पाटिल और इनका अब निधन हो गया है, मृत्यु हो गया। इन्होंने भारत के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला था। सदाशिव पाटिल जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो अभी यूएस ओपन का रिजल्ट आया। यूएस ओपन टूर्नामेंट जो हुआ उसका रिजल्ट आया है अभी, और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स मैंने 14 सितंबर के करंट अफेयर्स में मैंने बता चुका था आपको कि जो भी यूएस ओपन टूर्नामेंट के रिजल्ट आए हैं उसके डबल्स, मेंस डबल्स और वीमेंस डबल्स, इन दोनों जो कपल्स थी उसको रिलेटेड करंट अफेयर्स 14 सितंबर की रिलेटेड करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस कर चुका हूं आज मैं, और उसमें यह भी मैंने बता चुका था कि वीमेंस की सिंगल जो रिजल्ट लेके आई हैं वो जापान की नाओमी ओसाका है। एक बार फिर से रिवीजन करते हुए, जापान की नाओमी ओसाका जो है वो वीमेंस सिंगल में यूएस ओपन टूर्नामेंट में खिताब जीती हैं। जापान की रहने वाली हैं नाओमी ओसाका। इन्होंने जीता है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टॉप जो पुरस्कार होता है, फाइनल इन्होंने जीता है नाओमी ओसाका, ये जापान की रहने वाली हैं। अच्छा, मेंस की सिंगल की बात करें तो डोमिनिक थिएम ने जीता है मेंस सिंगल्स का जो है फाइनल, मेंस सिंगल का फाइनल। ये है डोमिनिक थिएम और इन्होंने जीता है अब यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिवस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जानने की कोशिश करते हैं।
हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा है हिंदी, और अगर हिंदी की बात करें तो ये चौथी सबसे ज्यादा दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, और इसके प्रचार और प्रसार के लिए 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसे 1953 से ही मनाया जाता है, 1953 से ही मनाया जाता है। सबसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मनाया था, और इसके मनाए जाने की घोषणा की थी, और पहली बार 1953 में उन्हें इसे मनाया था 14 सितंबर को। हर एक साल मनाया जाता है ये हिंदी दिवस, हर एक साल मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, और एक इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। 2 दिवस 15 सितंबर को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस देश के विकास में जो भी इंजीनियर का योगदान है उसको चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये 1968 से लगातार मनाया जा रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये 15 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को भारत के महान इंजीनियर जो सर एमबी हैं, सर एमबी, ये इस नाम से प्रचलित हैं, सर एमबी, इनका पूरा नाम जाने तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनका पूरा नाम है, और ये इनकी जयंती होती है 15 सितंबर को। ये भारत के महान इंजीनियर के रूप में जाने जाते हैं। इनकी जयंती है 15 सितंबर को, और इसीलिए 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़े, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्तर पर 2008 ईस्वी से हर एक साल 15 सितंबर को ये इंटरनेशनल डे मनाया जाता है लोकतंत्र के प्रचार के लिए, डेमोक्रेसी के प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट अगर बढ़े तो 16 सितंबर को यानी कल अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। ओजोन परत ओजोन लेयर जो है O3 लेयर, इसे ये क्या करता है कि सूर्य से जितनी भी जहरीली या विषैली या जीवन के लिए क्षति पहुंचाने वाली किरणें हैं, जिसमें पारावैंगनी हो गया, उनको रोकता है ओजोन लेयर। और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत मनाया जाता है। ये 2000 ईस्वी से लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है, इस बार इसका थीम क्या रहा? विषय रहा कि ओजोन फॉर लाइफ। ओजोन फॉर लाइफ, जो ओजोन है वो जिंदगी के लिए है। ओजोन फॉर लाइफ इसकी थीम रही है इस बार, ओजोन फॉर लाइफ। नेक्स्ट अगर बात करें तो चलिए सारे क्वेश्चन हमने, सारे जितने भी फैक्ट्स थे उनको वर्ड बाय वर्ड 15, 16 सितंबर, 16, 17 और सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट्स थे हमको डिस्कस कर लिए हैं। अब उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। आप चेक कीजिए आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिर से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है अखिलेश प्रसाद, सतीश चंद्र, हरिवंश नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट ऑप्शन इज द हरिवंश नारायण सिंह को फिर से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक किसने लिखा है? आपके पास ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, आमिर खान, गौरी खान, अक्षय कुमार। करेक्ट ऑप्शन इज द सी, गौरी खान। इन्होंने लिखा है माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक, और इसको पेंगुइन प्रकाशन से प्रकाशित किया जाएगा 2021 में। हाल ही में टिकटॉक ने किस कंपनी को अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? फेसबुक, गूगल, स्नैपचैट और ओरेकल। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओरेकल के साथ टिकटॉक ने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? राजेश खुल्लर, गजेंद्र सक्सेना, राजेश मपित, अनूप शौर्य। करेक्ट ऑप्शन इज द ए, राजेश खुल्लर अब वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी रूप के निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य में गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया जाएगा। गरिमा नामक नई परियोजना, इसको भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है? हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 सितंबर, 11 सितंबर, 13 सितंबर एंड 14 सितंबर। करेक्ट ऑप्शन इज द 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था?
तो पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1949 में। 14 सितंबर 1949 में इसे मनाया गया था। 14 सितंबर 1949 में आप याद रखेंगे। इसे आधिकारिक रूप से 1953 में मैंने बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा मनाया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 14 सितंबर 1994 को, अगर आपको ऐसी क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया, तो आप 14 सितंबर 1949 को टिक करेंगे। हाल ही में यूएस ओपन 2020 के महिला सिंगल विजेता कौन बने हैं? महिला सिंगल विजेता की बात हो रही है तो ये हैं नाओमी ओसाका। जापान की नाओमी ओसाका बनी है यूएस ओपन 2020 की फाइनल सिंगल विजेता महिला की वाली। हाल ही में किस देश का नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को नियुक्त किया गया है? तो योशिहिदे सुगा को अभी जापान के नए प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जगह बनाया गया है। हाल ही में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये विदेश राज्य मंत्री, भारत के विदेश राज्य मंत्री जो कि बी मुरलीधरन हैं, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया। अगर ये आपको वीडियो ऑनेस्टली पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।